नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक दिलचस्प दौर में झांकेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ईसाई धर्म के जेसुइट समुदाय ने मुगल दरबार में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, और फिर देखेंगे कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच और अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ और उनके बीच क्या प्रतिस्पर्धा रही। तो बने रहिए इस ज्ञानवर्धक सफर पर। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में भारत एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के अधीन था। इसी समय यूरोप में ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण समुदाय जेसुइट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने धर्म का प्रचार कर रहा था। जेसुइट मिशनरी उत्साह और राजनीतिक चतुराई के साथ काम कर रहे थे। उन्हें पुर्तगालियों का अनौपचारिक समर्थन भी प्राप्त था, जो उस समय भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे। इस कारण जेसुइट्स ने मुगल दरबार में प्रभाव डालने की कोशिश की। मुगल बादशाह अकबर ने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई थी और जेसुइट पादरियों का स्वागत किया था। उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में जानने में रुचि दिखाई और उन्हें अपने दरबार में धार्मिक चर्चाओं के लिए आमंत्रित किया। लेकिन अकबर के बाद जब राजकुमार सलीम जहांगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा, तो शुरुआत में उसने जेसुइट पादरियों की उपेक्षा की। ऐसा उसने मुसलमानों को शांत करने के लिए किया, जैसे वह उन्हें जानता ही नहीं था। हालांकि यह अलगाव अस्थायी साबित हुआ। 1606 में जहांगीर ने फिर से जेसुइट्स को समर्थन देना शुरू कर दिया। उन्हें लाहौर में एक भव्य चर्च और पादरी आवास बनाने की अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 बपतिस्मा हुए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही धार्मिक स्वतंत्रता मिली। उन्हें सड़कों पर कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए शाही खजाने से नकद मदद भी दी गई। जहांगीर का व्यवहार ऐसा था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई धर्म में लाने के प्रति आशावान हो उठे थे। उसने ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट और संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक चित्रों में गहरी रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बैप्टिस्ट जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा हुआ था। यहां तक कि यह अफवाह भी थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है, और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। इसी दौरान मुगल दरबार में एक और घटनाक्रम हो रहा था। मुकर्रब खान, जो जहांगीर का एक करीबी मित्र था, को जहांगीर के दूत के रूप में पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, तो वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वास्तव में वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोजा ने 1609 में पदभार संभाला। इससे पहले 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया था। वह अपने साथ इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक पत्र लाया था, जिसमें भारत में व्यापार की अनुमति मांगी गई थी। जेसुइट पादरियों और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों को स्वीकार किया, जिनकी कीमत लगभग 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी, और हॉकिंस का बहुत आत्मीय स्वागत किया। चूंकि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ सीधे बातचीत की। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस ने आर्मेनियाई ईसाई मुबारक शाह की बेटी से शादी भी की। हॉकिंस और अन्य अंग्रेजों को बड़ी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोजा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोजा ने मुगल दूत मुकर्रब खान से मिलने से इनकार कर दिया। इस जल्दबाजी में उठाए गए कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों और उनके व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया, और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोजा ने फादर पिन्हेरो को औपचारिक आधार पर मुकर्रब खान से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत करने को कहा। इसके बाद शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगालियों को रोकने में असमर्थ होकर निराश हॉकिंस ने 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया।
अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के खिलाफ बदला लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसियंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास एक मजबूत नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की इस सफलता से बहुत प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी नासमझी भरी हरकतों से जहांगीर को नाराज कर दिया था। इतिहासकार वीए स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी का फायदा उठाकर 4 शाही जहाजों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। गुस्से में आकर जहांगीर ने मुकर्रब खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। यह शाहजहां का शासनकाल था, जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभ हमेशा के लिए समाप्त हो गए। अकबर और जहांगीर द्वारा पोषित शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की उम्मीद भी टूट गई। शाहजहां के सिंहासन संभालने से पहले ही उसे पुर्तगालियों के बुरे व्यवहार के बारे में पता था, खासकर जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। 1579 में एक शाही फरमान के तहत पुर्तगालियों को बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे तक सीमित कर दिया गया था, जहां से वे व्यापार करते थे। वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण से अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिससे उनका व्यापार सतगांव से नए बंदरगाह हुगली की ओर स्थानांतरित हो गया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, अपना एक कस्टम हाउस बनाया और तंबाकू पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के बाद व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया था। इन कृत्यों से उन्हें प्रांतीय सीमा शुल्क राजस्व के संग्रह में भारी नुकसान हुआ। अभिमानी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार से धन कमाया, बल्कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर एक क्रूर दास व्यापार भी शुरू कर दिया। 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों का कब्जा 3 महीने बाद समाप्त हो गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली की कोई किलेबंदी नहीं थी, सिवाय एक मामूली मिट्टी के तटबंध के। बारूद और नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने का आदेश दिया गया। ठीक 3 महीने तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिकों ने मुकाबला किया, जिसके बाद वे भाग गए। अधिकांश जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी तरह सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां महामारी से अधिकांश जीवित बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों पर अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा और फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। 17वीं शताब्दी के पहले दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डच्चों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति कमजोर हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु और धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। उनकी व्यापारिक चौकियां मात्र व्यापारिक अड्डे थीं, जिन्हें क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने खुद को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों और जनता के प्रति उनकी धार्मिक असहिष्णुता थी। उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाया। उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राजील की खोज के बाद उनका ध्यान भारत की ओर कम हो गया।
पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितर्क के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। स्पेन के पतन के बाद पुर्तगाली शक्ति कमजोर हो गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ले लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूर्व के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डच्चों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नए प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे चलाने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी, जिससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से बेहतर साबित हुए। डच्चों ने नीदरलैंड से स्पेनिश शासन को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के तहत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का संकल्प लिया। डचों ने अंग्रेजों की तरह भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में शुरुआती वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक और 1614 में क्रेडिट बैंक ऑन ऑफ एम्स्टर्डम शुरू हुए। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे यह पूर्ण निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार से अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डच्चों को हिंद महासागरीय और एशियाई क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच्चों को पूर्व की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। कॉर्नेलियस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बैंटम पहुंचा। इसने डचों को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र और समृद्ध डच व्यापारी शामिल हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वेरेनिग्ड ईस्ट इंडिशे कंपनी VOC के नाम से जाना जाता था, की कुल प्रारंभिक पूंजी 66 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बटाविया में स्थित था। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए कई बस्तियां और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में डच संस्थापन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गैलेड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थीं। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डच्चों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, बिमिलीपट्टम, 1641 में, 1645 में कराईकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर व नागापट्टनम में तथा 1663 में कोचीन में डच्चों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अलावा बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 में एम्बोइना, 1619 में मसाला द्वीप और 1658 में श्रीलंका जीता। 1641 में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई थी। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान, झिंजी, मदुरई और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के शासकों ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुड़क्कड़ और क्रांगानूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को झुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जेसुइट्स ने मुगल दरबार में प्रभाव डालने की कोशिश की, कैसे पुर्तगालियों का पतन हुआ और कैसे डचों के बाद अंग्रेज भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में उभरे। यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित किया, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।